हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के मोटिव से नहीं बनी होती है, यानी इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक सर्विस, या प्रमोट करना कोई एक पर्टिकुलर कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन। ठीक है, तो ये इनका मेन मोटिव होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के: स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेज होम, क्लब्स, ओल्ड एज होम्स, नारी निकेतन्स। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है। रिसोर्सेज मतलब हमारे फंड्स की ज़रूरत है हमें। तो फंड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? तो कुछ सोसाइटी के ऐसे लोग जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और बड़े बिजनेसमैन्स, ये सब क्या करते हैं, कुछ अपनी इनकम का पार्ट अच्छे नोबल कॉज के लिए भी स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो जब वो स्पेंड करते हैं तो ये इन ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, और गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी इन इंस्टीट्यूशंस को मिलती है। ठीक है, तो ये जो भी फंड्स इकट्ठा होते हैं, इनको किस तरह से स्पेंड किया जाता है, किस तरह से हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर मेंटेन होता है, किस तरह से हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि हमने बिल्डिंग ही ली है, उसका रेंट जाना है, इन्वेस्टमेंट्स करी है, एसेट्स लिए हैं, एसेट्स बेचे हैं, तो जितने भी फंड वहाँ से मिलते हैं तो उनका अकाउंटिंग करना मेनली हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सीखते हैं। ठीक है, तो मेन ये अकाउंटिंग का इसलिए एक पार्ट है क्योंकि हम इसमें मेनली क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसे इनकी हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है, ज़रूरत है इन ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग की। जैसे कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, तो ये अकाउंट्स इसे मेंटेन करे जाते हैं। जैसे नॉर्मल बिजनेस में हम देखते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। इसी तरह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है? तो जैसे कि कैश, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या है? कैश बुक की समरी है। कैश बुक में तो हम डे टू डे ट्रांजेक्शन को डालते हैं कि छोटा सा डोनेशन भी आया वो भी हमने कैश बुक में लिखा, कुछ चीज़ स्पेंड करी वो भी हमने कैश बुक में लिखी, रेंट दिया कैश बुक में लिखा, इलेक्ट्रिसिटी दी हर महीने की वो कैश बुक में लिखी। बट एट द लास्ट हम जब देखते हैं कैश बुक में, तो कैश बुक में कि इलेक्ट्रिसिटी टोटल कितनी है वो हम डालते हैं रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक, इसका जो नेचर है वो रियल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट का हमने गोल्डन रूल क्या पढ़ा है? जितनी भी जो रिसिप्ट होती हैं उन्हें डेबिट होती हैं एंड ऑल द पेमेंट्स आर क्रेडिटेड। तो जो भी रिसीट्स हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जितनी भी पेमेंट होंगी वो हम क्रेडिट करेंगे। तो सेम केस इसमें भी चलता है। जो भी आपने रिसीव किया, ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ें आप रिसीव कर रहे हो वो आप क्या कर रहे हो, डेबिट साइड में डाल रहे हो। ठीक है, और जो भी आप पे कर रहे हो वो आप क्रेडिट साइड में डालते हो। ठीक है, तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पे कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू रिमेंबर, कि क्या हमें पॉइंट ध्यान में रखने हैं जब हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो हमें ध्यान में रखना है मेन कि सबसे पहले बिगन होगा ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंसेस से। अगर ओवरड्राफ्ट है तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट, किसी रिसिप्ट जो होगी हमारी किसी भी ईयर की होगी, चाहे वो करंट ईयर की हो, नेक्स्ट ईयर की हो, प्रीवियस ईयर की हो, जिस भी ईयर की किसी भी ईयर की रिसिप्ट हो पर वो रिसीव हमें करंट ईयर में हो रही हो तो वो हम इसे ज़रूर मेंशन करेंगे डेबिट साइड में। चाहे वो पेमेंट ही ऐसे हो, अगर पेमेंट वो चाहे करंट ईयर की हो, प्रीवियस ईयर की हो, नेक्स्ट ईयर की हो, बट करी हमने करंट ईयर में है तो वो पेमेंट साइड में आएगी हमारे
क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात कि कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर, दोनों ही नेचर के रिसिप्ट्स को हम यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में मेंशन करेंगे। बट ऐसी इनकम और एक्सपेंसेस जो हो तो गए हैं बट क्या हुआ, रिसीव नहीं हुए हमें, ठीक है, या ना ही हमने पे करे हैं, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम, इनको हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो और ओवर बात ये है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को एंटर करेंगे जो हमें रिसीव हुई हो या जिनको हमने पे कर। तो अब हम चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है नॉमिनल नेचर। तो नॉमिनल नेचर अगर आपको पता होगा, नॉमिनल नेचर में क्या होता है कि क्या करते हैं हम, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है, यही रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही क्यों बनाया जाता है हमारे NPO में, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए बनता ही नहीं है, इसलिए हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर नहीं करते। इनकम एंड लॉस एक्सपेंडिचर हम प्रिपेयर करते हैं कि क्या इनकम हो रही है हमारी और क्या खर्चे हो रहे हैं, सिर्फ इतना जानने के लिए, ठीक है। बाकी जो भी सरप्लस या डिफिसिट होता है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाती है या कमी पड़ जाती है, उसे कैपिटल फंड में से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, थोड़ी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। तो इसका प्रिपरेशन सेम ऐसे ही है जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में जिस तरह से हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंडिचर को हम डेबिट साइड में लिखते हैं और सारे गेन्स को हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, इसी तरह से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम इसी तरह से लिखते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है डेबिट साइड से तो क्या आता है, सरप्लस। अब इस सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो क्या हो गया, लॉस हो गया, डेफिसिट हो गया। अब इस डेफिसिट को कैपिटल फंड में से माइनस कर दिया जाता है, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं क्या खास पॉइंट्स हमें इसमें ध्यान रखने हैं। हमें इसमें ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जिस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लिखते थे, जैसे कि हमने परचेज़ ऑफ लैंड करा, इन्वेस्टमेंट्स करी, तो हम क्या करते थे, इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम नोट डाउन नहीं करते थे। इसी तरह से हम क्या करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स जो भी हमें मिली, जैसे हमें क्या मिला, डोनेशन मिल गया कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स लाने के लिए, यानी या फिर स्पोर्ट्स में ही खर्च करने के लिए हमें कोई डोनेशन मिला, तो वो हमारी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो उसे हम ऐसे ही नहीं खर्च करेंगे, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते, इसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम हम अकाउंटिंग ईयर के हम इसमें लिखते हैं। जो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं और जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स हैं, वही हम क्या करते हैं, इसमें नोट डाउन करते हैं, चाहे वो पे कर दी है चाहे नहीं कर दिया है। सपोज़ रेंट है, हमने उसको पे नहीं करा है, तब भी हम इसमें वो अपना रेंट मेंशन करेंगे, ठीक है। अब इसके परफॉर्मा, सो ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का परफॉर्मा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सपेंडिचर्स जितने भी हमारे खर्चे हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सैलरीज हो गई, प्रिंटिंग स्टेशनरी होगी, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन हो गया, जर्नल डोनेशन होगी, ये सारा। अगर डेफिसिट आया, वही मैंने बोला था, कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे, और अगर सरप्लस आता है तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसकी बाकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।